आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जो ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें छोटे दलों के नेता तीखे सुर और आक्रामक अंदाज में अपने हक की बात करते हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए वो लगातार विवादास्पद बयान देते हैं, क्योंकि इसी से उनकी राजनीति को जिंदगी मिलती है। लेकिन इस कोशिश में कई बार वो सारी सीमाएं लांघते नजर आते हैं। हमारे साथ AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। असद जी, आपसे सारे सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। तमाम हमारे भाइयों से तीखे भाषणों और विवादों को लेकर ये चेहरा अक्सर सुर्खियों में रहा है। ये चेहरा आज मुस्लिम राजनीति का नया चेहरा बनकर उभर रहा है। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद की राजनीति की पहचान रहे असदुद्दीन ओवैसी के नाम की चर्चा अब देश की राजनीति में भी है। असदुद्दीन लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं, लेकिन असदुद्दीन को अक्सर विवादों के लिए याद किया जाता रहा है। ओवैसी अपने दम पर अपनी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। हैदराबाद से निकलकर ओवैसी महाराष्ट्र में भी मजबूत हो रहे हैं। अब उनकी नजर उत्तर प्रदेश पर है। आपके लिए सिद्धांत ज्यादा जरूरी है या सत्ता? दोनों भी जरूरी है मेरे लिए। ज्यादा जरूरी क्या है? दोनों भी ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तब ये सवाल ये पैदा होता है कि कितना 50% होगा, कितना 70% होगा, मगर दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। तो 70% इनमें से क्या है? मेरे ख्याल से 70% सिद्धांत होगा। पर आप लगातार बयान देते हैं, बड़े गरम बयान देते हैं। ये आप पहले बयान सोचते हैं कि ये कैसे जाएंगे मीडिया में, कैसे इनको लोग पकड़ेंगे, कैसे इनको उछाला जाएगा, कैसे इनको मरोड़ा जाएगा? सर, मेरे पास तो कोई स्पीच राइटर नहीं है, ना मैं कोई देखकर स्पीच देता हूँ। और जाहिर है स्पीच देने, तकरीर करने से पहले एक खाका जहन में होता है। अब उसके बाद अगर मीडिया के दोस्त हमारे उसको आसमान की बुलंदियों पर लेकर चले जाते हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। मतलब आप डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी की तरह से नहीं कह सकते कि मेरी स्पीच किसी और ने लिख दी थी। आपके पास स्पीच राइटर है ही नहीं? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। मैं ओरिजिनल हूँ, जो भी हूँ ओरिजिनल हूँ। चलिए, आपका एक बयान है, वो सुन लेते हैं। हम पूछना चाहते हैं RSS के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर के कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। आप इस बयान पर कायम हैं? कैसे आप देखते हैं इसको, या कोई बदलाव है? नहीं, कायम हूँ मैं, बिल्कुल कायम हूँ उसके ऊपर। इससे आपको मुश्किल क्या है इस नारे से? नहीं, मुश्किल देखिए, अगर कानून, अगर आपको हमको कोई बात कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है या कानून कह रहा है, तो हम वो आप वहाँ पर हम बोलेंगे। जब नहीं बोलेगा तो हम क्यों बोलेंगे? और यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता, मैं नहीं कहूँगा। मैं जय हिंद कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ और मुझे इत्मीनान होता है, मैं कहूँगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आपसे ये नारा बुलवाया जा रहा है इसलिए आप नहीं बोलना चाहते हैं? नहीं, वो भी एक बात है, क्योंकि आज हर एक नैरेटिव ये बन रहा है कि भाई आपको एक प्रिस्क्राइब फार्मूला बन चुका है, फॉर्मेट, कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आप मुल्क से वफादार हैं, आप नेशनलिस्ट हैं, आप देशभक्त हैं। अगर आप उस नैरेटिव से हटेंगे तो आपको फ़ौरन कहा जाएगा कि एंटी नेशनल है और ये देशभक्त नहीं है। मैं नहीं मानता इन बातों को। आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से समझते हैं। आप ये देखिए, राज्यसभा में एक शायर ने इस पर क्या कहा। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार।
और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया है कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। क्या कहेंगे फिर आप इन जावेद अख्तर जैसे लोगों को? मैं वेलकम करता हूं उनकी इस बात का, उनको इख्तियार है अपनी बात कहने का, और मैं किसी को रोकता भी नहीं। अगर कोई नारा लगाता है तो मैं कहूँ बिल्कुल लगाइए आप, बिल्कुल, मुझे एतराज़ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे फोर्स मत करिए। और दूसरी बात यह है कि मैं तो उस मोहल्ला छोड़िए, मैं तो हैदराबाद की गली का भी लीडर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ लीडर, मैं शुरू से कह रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि जब वो तकरीर कर रहे थे राज्यसभा में, उस चेयर पर हामिद अंसारी साहब बैठे थे, उस दिन शेरवानी पहन के बैठे थे वो, तो वो देखना भूल गए शायद। तो मगर मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बिल्कुल आप मेरे खिलाफ बोलिए, मगर मुझे आप फोर्स मत करिए। आखिरी बात यह है कि मैं तो ये समझ रहा था कि बड़े काबिल हैं, वो मेरे कपड़ों पे चले गए, इंटेलेक्चुअल बात करते और बोलते भाई ये है नहीं, मैं मानता हूँ, मगर फिर भी मैं इनकी बात को वेलकम करता हूँ। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसे भी नारों का विरोध करता हूं जिसमें कहा जाता है कि मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान और पाकिस्तान, उसका मैं विरोध करता हूं। ठीक है, मगर मैं उनका राइट है, वो उनका जमहूरी राइट है, वो उन्होंने उसको इख्तियार किया, उसको बहुत अच्छा किया। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप किसी को फोर्स मत करिए कि आपको ये बोलना ही पड़ेगा। यदि किसी मुस्लिम परिवार पे हमला होता है या कोई मुस्लिम यूथ को कोई टॉर्चर किया जाता है तो वहाँ आप तुरंत पहुँच जाते हैं और आप कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है क्योंकि वो भी मेरे देश का एक नागरिक है। लेकिन हर राज्य में जो दलितों का दमन हो रहा है वहाँ कहीं आप जाते हुए नहीं पाए गए, ऐसा क्यों? सर, हैदराबाद में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पर जो दलित स्टूडेंट यूनियन है उनको बुलाकर पूछ लीजिए मैं कब से उनके पास जा रहा हूँ। 2001 से मैं बराबर उनके साथ जा रहा हूँ। रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद सबसे पहले अगर कोई वहाँ पर गया तो मैं वहाँ पर गया। जहाँ पर दलितों पर जुल्म के वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पर हमारे मुकामी यूनिट के लोग उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि मीडिया में उसको अच्छी तरह से हाईलाइट नहीं हुआ तो वो मेरी गलती नहीं है। मेरा मानना यह है कि दलित और मुसलमान इन दोनों की लड़ाई एक ही है, दोनों से नाइंसाफ़ी होती है। कभी अखलाक को मार दिया गया तो वो ऊना में इस तरह का वाक़या होता है। गुजरात जाने में डर लग रहा है आपको? नहीं, गुजरात जाने क्यों डर लगेगा सर, क्यों जाए, अब जाएंगे ना इंशाल्लाह। मुझे इतना पॉपुलर कर दिया वहाँ पर बाज़ लोगों ने, मेरे पोस्टर लगा कर, अब तो मैं जाऊँगा कैसा भी, ज़रूर जाऊँगा, आप देखेंगे। दलित और मुसलमान की जब आप बात करते हैं, बाकी लोग भी हैं समाज में, आप चुनते हैं लोगों को, बांटते हैं, क्योंकि जब तक आप बांटेंगे नहीं तब तक आपकी राजनीति चलती नहीं है। नहीं सर, बुरी बात क्या है, अगर दलित मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के शहरी हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो देख लीजिए, अंडर ट्रायल सबसे ज़्यादा किसके हैं, और SC/ST एक्ट के वायलेशन देख लीजिए किस पे होता है। तो जाहिर है जो कमज़ोर हैं, जो मज़लूम हैं, जिनको उनका इंसाफ नहीं मिलता, तो उनके लिए आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। तो जो लोग आराम से बैठे हैं उनको आराम से बैठने दीजिए, मगर जो आराम जिनको नहीं मिल रहा है उनको तो आराम पहुंचाना ज़रूरी, राहत पहुंचाना ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया था इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, और आपने कहा था कि वो वहाँ का रास्ता जो है सो जहन्नुम का रास्ता है, कोई किसी स्वर्ग का रास्ता नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी जिस तरह के आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करती है वो भी तो कहीं ना कहीं सुन्नी कट्टरपंथ वहाबी स्कूल से प्रेरित है। आईसिस के खिलाफ मैंने बोला है, और मैं अब से नहीं बल्कि 2 साल से बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा। यही तो बात समझने की ज़रूरत है। और इस लड़ाई में याद रखिए कि अगर आप बांटेंगे वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सूफ़ी, शिया, ये नहीं होने वाला। इन तमाम ने आईसिस के ख़िलाफ़ कहा है और कहा है कि ये एक ही आवाज़ में कहा है कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यकीनन इन तमाम में मुख्तलिफ होंगे, मगर जहाँ पर आईसिस की बात आई सब ने एक होकर कहा है कि ये ना सिर्फ एंटी नेशनल है बल्कि ये दहशतगर्द हैं, इनका इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं है कोई। पर फिर ये बात भी सामने आई जो आपने किया पिछले दिनों कि आपने कुछ लोगों को कहा जिन पर आईसिस के आरोप थे कि आप उनको मदद देंगे, लीगल मदद देंगे, जिस पर आपके खिलाफ सरूर नगर थाने में केस भी हुआ सेडिशन का। नहीं, उसको आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि सवाल ये है कि आप उनकी मदद करने गए थे, पर आपको देखा ऐसे जा रहा है जिस तरह की आपकी छवि है कि आप आईसिस की मदद के लिए खड़े हुए हैं।
सर 2008 में 7 में मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट में कई लोग मारे गए, नमाजी जो जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद 80 लोकल मुसलमान बच्चों को उठाया गया, कई हफ्तों तक मारा पीटा गया, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया गया, इलेक्ट्रिक शॉट दिया गया। ये रिपोर्टेड है ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट कमिश्नर की तरफ से। उसके बाद मालूम हुआ कि वो बच्चे इन्वॉल्व नहीं है और असीमानंद के लोगों ग्रुप को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी हमारे मुतालबे पर असेंबली में खड़े होकर अपोलोजाइज किया कि हाँ हमसे गलती हुई है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं किसी को लीगल हेल्प दे रहा हूं तो मैं भी चाहता हूं कि अगर वो गिल्टी हैं तो उनको कानून की सजा मिले। मगर अगर आप ये कहेंगे नहीं आप वकील ही क्यों दिए, अरे भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है लीगल एड। अच्छा, अगर आपको मुझसे इख्तलाफ है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो फिर मेरा सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान में सबसे आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे पहला जो टेररिस्ट एक्शन हुआ था वो महात्मा गांधी का कत्ल था। क्या महात्मा गांधी के कातिलों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू महासभा ने, जो लोग कठेरे में खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे कत्ल करने के बाद महात्मा गांधी को, क्या उनको आपने पैसा नहीं दिया? क्या सरदार पटेल के लेटर्स में इस बात का जिक्र नहीं है कि सरदार पटेल ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि क्यों आप लोग उनको पैसे जमा कर रहे डिफेंस कमेटी को? और आखिरी बात मुझे समझाइए कि हिंदुस्तान के हमारे 1300 जेल हैं, उसमें करीब 60,000 अंडर ट्रायल मुसलमान हैं, 21% मुसलमान हैं और कन्विक्शन उनका 16% होता है। तो फिर लीगल एड कहां पर गया? आप फंडामेंटल राइट को छीन लेंगे क्या? नहीं छीन सकता कोई उनसे। आप जब इस तरह की बातें करते हैं तभी आप पर 124A यानी सेडिशन का केस हुआ सरूरनगर पुलिस स्टेशन में, तो ये भी एक बात है ना। करीमनगर में भी केस बुक हुआ और सरूरनगर में। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप जब कभी भी चाहें आ जाइए, या मैं आपके पास आ जाता हूं, ले जाकर मुझे आपका मेहमान बना लीजिए। मैं जेल जाने तैयार हूं, मैं जेल जाने तैयार हूं। मैं देखना चाह रहा हूं कि मैं कौन से कानून का वायलेशन किया हूं। मैं लिख जाइए, जेल में डालिए मुझे, मैं आपका मेहमान बनने तैयार हूं। क्योंकि हमारे ससुराल में तो खुशामद नहीं होती शादी के बाद, तो ठीक है आप करिए, ले जाकर हमको रखिए जेल में, हमको इतराज नहीं है बिल्कुल। टेलीविजन पर बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में बहुत सारी बातें बता दे रहे हैं। एक बात सुन लीजिए इनकी। If it is used as a tactic of war in which the Amir, the head, the leader of the army of the country gives permission that if this is beneficial for the army of that country to win over the enemy as a tactic of war, if someone does it, in these cases it may be permitted. आप कहना क्या चाहते हैं इस पर? मेरा मानना यह है कि जो मैंने रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ बैठा हूं और उनसे पूछा हूं, उन्होंने मुझसे कहा है कि इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग हराम है। तो इनके बारे में क्या कहना है आपको? जो ये इनका ओपिनियन होगा, ये इनका, इनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो इनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। पर इनके बारे में जो चर्चा हो रही है उसमें आप इनके साथ खड़े हुए हैं। कहाँ साथ खड़े? हमने ये कहा कि मीडिया ट्रायल मत करिए, और अगर कोई केस है तो बताइए, मगर मीडिया ट्रायल करके हर एक को एक आधे घंटे का शो करके और इसमें तमाम को क्रिमिनल करार देना, वो तो ठीक नहीं है। हमने कहा मीडिया ट्रायल मत करिए, और अगर आपका एविडेंस है तो प्रोड्यूस करिए। पार्लियामेंट में जवाब आ गया, मिनिस्टर ने कह दिया कि इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, तो मगर मीडिया के लोग रात में 9 बजे कुछ और कहते हैं, तो फिर मैं क्या करूं सर? पर ऐसा नहीं है कि सरकार ने इनको क्लीन चिट दे दी। मंत्री जी ने यह भी कहा, गृह राज्य मंत्री ने, कि बहुत सारे आतंकी इनकी बातों को सुनते हैं, बहुत सारे आतंकी इनकी बातों से प्रभावित होते हैं। यह भी जरूरी बात है। महाराष्ट्र की आईबी ने कहा कि हमारे खिलाफ, इनके खिलाफ कुछ है ही नहीं, कोई वायलेशन हुआ ही नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि उसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, उसामा बिन लादेन, बगदादी, हाफिज सईद, ये तमाम के तमाम टेररिस्ट हैं। ये टेररिस्ट हैं, मैं शुरू से कहते हैं और आज भी आपके सामने कह रहा हूं। पर आप जानते हैं, जिसको आप मीडिया ट्रायल कहते हैं, उन्हीं बहसों से इस तरह की बातें निकलकर सबके सामने आती हैं कि ये कहते क्या हैं, सामने क्या दिखते क्या हैं और उन्होंने क्या क्या कहा है, उसको सबको छाना जाता है। आप कहते हैं कि इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मीडिया ट्रायल है। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, मगर मीडिया कोई कोर्ट तो नहीं है ना किसी को कन्विक्ट कर दे। बराबर चर्चा होनी चाहिए, तो हमारा जमहूरियत का मतलब मज़ा ही नहीं रहेगा। मगर अगर कोई एयर कंडीशन कमरे में बैठकर यहाँ पर जैसा हम बैठे हैं, मैं किसी को बोल दूं कि भैया ये क्रिमिनल है, कैसा होगा? तो फिर हमारे कोर्ट्स किस लिए हैं? कोर्ट्स तय करेंगे ना।
अदालत है, एविडेंस की बुनियाद पर फैसला होगा। 6 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बार बार एक बात आपके बारे में कही जाती है कि बीजेपी से मिले हुए हैं आप। उत्तर प्रदेश में कई छोटी छोटी पार्टियां हैं मुसलमानों की, वो अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो कोई नहीं कहता कि ये बीजेपी से मिलकर मुस्लिम वोट काटने के लिए खड़े हैं। आपके बारे में ये आरोप क्यों लगता है? जब मैं यूपीए में था 8 साल तो दूध का धुलावा था। जब किरण कुमार रेड्डी का पावर चले जा रहा था तो हम कांग्रेस की सपोर्ट किए असेंबली में, तो बहुत अच्छे थे। जब हम इनकी मुखालिफत कर रहे हैं तो फ़ौरन हम ये बात करते हैं। अच्छा, ये बात एक और बात है सर, आपका जो सवाल सही है। ये बात केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं पूछी जाती कि भैया पंजाब क्यों जा रहे हैं, वोट काटने क्यों नहीं जा रहे हैं? आप गुजरात क्यों जा रहे हैं, वोट काटने जा रहे हैं? ये मुख्तलिफ जगह पे जा रहे हैं, मगर ये जो ज़हनियत है ना कि नहीं, तुम्हारा काम हमारे पीछे आना और हम तुम्हारे मुकद्दर के फैसले करेंगे, हम जानते हैं कि तुम्हारे मुसलमानों के बारे में अच्छा बुरा क्या है। मैं उस ज़हनियत के खिलाफ हूँ और मैं बराबर लड़ूंगा इलेक्शन, और ये आवाम के ऊपर होगा कि मुझे वोट दें ना दें, मगर इस तरह के इल्ज़ामात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। पर ओवैसी साहब, ये यतिन ओझा जो पहले बीजेपी में थे और अब आम आदमी पार्टी के साथ हैं शायद गुजरात में, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड बोला है कि आपकी कोई मुलाकात हुई थी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी के साथ। जो लेटर छपवाया था, मैंने यतिन ओझा को वकील से नोटिस दी है, उनका जवाब नहीं आया है। मैं हैदराबाद में कोर्ट में जाकर अपना बयान दूंगा और यतिन ओझा को हैदराबाद आना पड़ेगा। क्रिमिनल डिफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टैचू पे बरकरार है। हम उनको हैदराबाद की मेहमान नवाजी बताएंगे क्या होती है, उनको आना पड़ेगा हैदराबाद। उन्होंने अपने लेटर में बहुत अच्छा किया, डेट भी लिखी और टाइम भी लिखा। जो बीजेपी छोड़ देगा वो सेक्युलर हो जाएगा। कल तक मोदी का इलेक्शन एजेंट था वो, और जैसा कोई दूसरी पार्टी में चला गया सेक्युलर हो गया। सिद्धू बीजेपी छोड़ दिए, सेक्युलर हो गए। और यही तो बदबख्ती है कि भाई आप दुकान चला रहे हैं एक सेकुलरिज्म की और एक दुकान चला रहे हैं कम्युनलिज्म की। अब मैं इन दोनों साहूकार के पास जाने वाला नहीं हूं। आप सेकुलर हैं कि नहीं है? सर, मैं सेकुलर हूं, मगर जो हमारे मुखालिफ जो लोग हैं, जो सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, उनके पास एक ही हथियार है कि भाई इस पे इल्ज़ाम लगा दो। आप पे इल्ज़ाम क्या लगाया जाए बताइए? जो लोग मुझ पर इल्ज़ाम आज लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज लिटरेसी रेट देख लीजिए, 9% लिटरेसी मुसलमानों का इंप्रूव हुआ 2011 में। उत्तर प्रदेश में 2%, 56 से 58 हुआ। ये आपका सेकुलरिज्म है। 50,000 लोग बेघर हो गए मुजफ्फरनगर में, ये आपका सेकुलरिज्म है। 20 मुस्लिम औरतों का रेप हुआ, जिसमें से 10 अब हॉस्टाइल हो चुकी हैं, ये इनका सेकुलरिज्म है। इस पर तो कोई बात ही नहीं करेंगे। इसलिए आप पर उठता है कि आप चुन चुन के मुद्दे ऐसे उठाते हैं जिससे आपके बारे में भ्रांति बनी रहे, क्योंकि वो जो सच क्या है और जिस तरह से आप सच दिखाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप तय करते हैं कि इसको दिखाना है, उसका जो आप खेल खेलते हैं, आप ये जानबूझ के खेलते हैं ये खेल, और इससे आपको लगातार फायदा भी होता है। सर, ये पॉलिटिक्स है। कोई चैरिटी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं क्या हम लोग? पॉलिटिक्स है, इसलिए आप करते हैं ऐसा। आप मेरा काम सुनिए, मेरा काम तो ये नहीं है ना कि किसी की, अगर पानी में कोई डूब रहा है पॉलिटिक्स में, अगर कोई जान बचाना है तो मैं कूद जाऊंगा, बचाऊंगा, मगर कोई पार्टी अगर डूब रही है तो मैं जाके बचाऊं उसको। कोई गलतियां कर रही है, उनकी गलतियों को आवाम के सामने मत लाऊं। उस बिहार में 6 सीट में लड़ा, मुझ पर इल्जाम लगाए। आज सीमांचल में पिछले 10 दिन से लोग परेशान हैं, खाने को खाना नहीं है, चूरा दे रहे हैं वहां पर। नीतीश कुमार के घर पे जो कुत्ता होगा उसको दिन को 600 रुपए खर्चते होंगे, वहां पर सीमांचल में एक लोगों को खाना नहीं है। आज वही लोग परेशान हैं। आज वही लोग कह रहे हैं कि देखो, अगर ये हमारी पार्टी होती तो कोई लड़ता नीतीश कुमार से, कोई पूछने वाला ही नहीं है वहां पर। सर, ये जो आप बोल रहे हैं कि लोग जिम्मेदार हैं, आपको नहीं लगता कि आप भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, जिस हालत में हैं आज मुसलमान? बिल्कुल सही है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने इन पर झूठा भरोसा किया, हमने इन पर भरोसा किया, उन्होंने हमको धोखा दिया। हमने इनको अपना लीडर माना, हमने इनको अपना रहबर माना, हमने इनको अपना मसीहा माना, मगर हमको क्या मिला? सिर्फ इफ्तार की दावत मिली और हमको चपरासी की नौकरी नहीं मिली। तो ये जो अंधा भरोसा करने का वक्त जा चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जगाने की, आंख खोलकर देखो ये तमाम चीजें हो रही हैं। आप पर कैसे भरोसा करें? मत करिए। 70 साल लगाते, 70 साल के बाद अगर कोई 70 साल लगाते हैं, 70 साल में आपकी आंख खुलती है, आप एक तरफ ले जाना चाहते हैं, आप पर भरोसा कैसे करें?
आप तो आगे फिर कहोगे 20 साल बाद की इन पर भी भरोसा मत कीजिए, वो मैं गलत था। 70 साल की गलती के लिए आज आप माफी मांग रहे हैं लोगों से। 70 साल में जो हमको पीछे किया गया, एक मंसूबाबंद तरीके से किया गया, और वो लोग उन लोगों ने किया जिनको हमने वजीर आजम के ओहदों पर बिठाया, आप सो क्यों गए थे? बनाया। आप 70 साल तक सो क्यों रहे थे? बिल्कुल सही है, ये हमारी गलती रही है। आज हम जाग रहे हैं तो हम पर इल्जाम लगा रहा है कि कोई सेकुलरिज्म का, कोई वोट काटने का, कोई फिरका परस्ती का। यही जो चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि अब जाग चुके हैं। अब जब दीवाने जाग गए हैं तो सारी दुनिया को जगा के रहेंगे। क्योंकि आप 70 साल के बाद अब जागे हैं तो ये ठेकेदारी छोड़िए, इससे लोगों को और गुमराह मत कीजिए। नहीं दिबांग साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं तो गली का भी लीडर नहीं हूं। कहां ठेकेदारी की बात कर रहे हैं आप? मैं तो सिपाही की तरह कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई ठेकेदार नहीं, मैं बनूंगा इंशाल्लाह, ना कभी कोई मंत्री बनूंगा। मैं लखीर का फकीर हूं, मगर एक बात याद रखिए कि मेरी फकीरी में शाही है, मैं उसमें खुश हूं। आप गली के लीडर नहीं है? बिल्कुल हूं सर। छोड़ दीजिए इस बात को। अगर आप गली के लीडर नहीं है, आप हैदराबाद ही नहीं, आप महाराष्ट्र के भी लीडर हैं, आप बिहार के भी लीडर हैं, आप उत्तर प्रदेश के भी लीडर हैं, गोवा के भी लीडर हैं। लीडर तो वो लोग हैं जो बिरयानी की बात करते हैं। लीडर तो वो लोग हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आपके लोग आपको नकीबे मिल्लत कहते हैं, कौम का नेता कहते हैं, आप कह रहे हैं गली का नेता नहीं हूं। सर मैं बार बार उनसे कहता हूं कि मुझे ये अलखाबात और ये खिताब, ये जो नाम जरूरत ही नहीं है। मेरे माँ बाप ने मेरा जो नाम रखा वो बेहतरीन नाम रखा, उसी नाम से पुकारिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे खास मेहमान असदुद्दीन ओवैसी। अगला सवाल। आप उत्तराखंड नहीं जा रहे, आप पंजाब नहीं जा रहे, आप गोवा नहीं जा रहे, मणिपुर नहीं जा रहे, तो ऐसी हालत में ये लगता है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बांटने के लिए। नहीं सर, देखिए रियलिस्टिकली अगर आप देखेंगे तो हम लोग पिछले 3-4 साल से उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रहे हैं और वहाँ मैं कॉन्स्टेंटली जा रहा हूँ, बावजूद इसके कि पिछले 2 साल में एक मुझे पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं देती मुलायम सिंह की सरकार। इस पर कोई नहीं बात करता। सबके जलसे होंगे, सोनिया गांधी की कल रैली होती है, बजरंग दल की आर्म ट्रेनिंग होती है, अमित शाह का जलसा होता है, हर पार्टी की पब्लिक मीटिंग होती है, मगर अगर किसी की स्पीच नहीं हो सकती ओवैसी की नहीं हो सकती। सर मेरा राइट क्या है फिर ये? और आप ये समझ रहे हैं कि ये लोग समझ रहे हैं कि मैं खामोश होऊंगा? नहीं होऊंगा खामोश में। जिस दिन इलेक्शन आएगा उस दिन तो नाचेंगे लोग, नाचेंगे। और मैं लिस्ट बनाकर रखा हूं उन तमाम ऑफिसर्स के, इलेक्शन कमीशन भिजा रहा हूं कि जो मुझे परमिशन नहीं देंगे वो कहूंगा कि सर इन पर नजर रखिए। आप एक पार्टी के तौर पे आपका जो मिजाज है कि सिर्फ मुसलमानों में आपको मोबिलाइज करना है पब्लिक ओपिनियन, आप सिर्फ मुस्लिम वोटों का सारा खेल करते हैं और यही बात बीजेपी को बेहद पसंद है। तो क्या बीजेपी को जो आपकी ये बात पसंद है कहीं आपके खिलाफ नहीं जाती, आप पर सवाल नहीं करती? दिल्ली का इलेक्शन मैं नहीं लड़ा, कैसे हार गई भैया सेकुलर पार्टी? झारखंड नहीं लड़ा, सेकुलर पार्टी हार गई। जम्मू कश्मीर नहीं लड़ा, सेकुलर पार्टी हार गई। जहां जहां मैं नहीं लड़ रहा हूं हार रहे हैं सर। तो ये इल्जाम लगाना कि भाई ओवैसी खड़ा हो गया तो हम हार रहे हैं, अरे भैया मैं नहीं भी खड़ा तो तुम में दम कमी नहीं है बीजेपी कराने के लिए। मैं कोई ठेका लेके नहीं रखा हूं कि मैं जिंदगी में दुनिया में मैं पैदा इसलिए नहीं हुआ हूं कि मैं सेकुलर पार्टी को इख्तिदार बैठाऊं। मैं उनको उतारूंगा, मेरे में दम है। मैं सर मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना सर, नहीं सर मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं एक पार्टी की गुलामी करूं। उस पार्टी के लोग उनकी लीडर्स गुलामी कर सकते। बहुत लंबा अरसा हो चुका है सर, 70 साल हो चुके हैं कि अब हम थालियां नहीं मारेंगे, अब हम भीख नहीं मांगेंगे, अब हम लड़ेंगे अपने हक के लिए और अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सर सुनिए, जहां पर हमारी आवाज होगी वहां पर हमारे मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। आप जहां भी जाते हैं नहीं गलत है, आप गलत है। मैं आपको कई मिसालें दिया हूं। सर किशनगंज मैं बता सकता हूं, मैं आपको सीमांचल बता सकता हूं। आप होमवर्क आप कह रहे हैं कि जहां मैं जाता हूं वहां वो लोग सुनिए आपको मैं अभी गलत प्रूफ करता हूं। 6 सीट हम लड़े सीमांचल में, किसी एक जगह बीजेपी कामयाब हुई? बताइए। नहीं खारिज किया, आप कह रहे हैं कि मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं प्रूफ कह रहा हूं कि सीमांचल की 6 सीटों पर हम लड़े, एक पर भी बीजेपी कामयाब नहीं हुई। जम्मू कश्मीर क्यों हार गए आप? आसाम क्यों हार गए? केरल क्यों हार गए? तमिलनाडु क्यों हार गए? क्या मेरी रूह वहां पर गई थी, या कोई मैं मैजिशियन हूं कि बैठकर लोगों को कान में फूंक दिया और लोग सुन लिए मेरी बात? अरे आप हार रहे, अपनी कमजोरी को नहीं, ये गुरूर इतना है, यही जो माइंडसेट है ना कि नहीं तुम हमारे सामने नहीं खड़े होना। मैं इन तमाम से कह रहा हूं कि जब तक जिंदा हूं इनके सामने खड़ा रहूंगा और बोलता रहूंगा। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मगर हक तो बोलना पड़ेगा।
यूपी के एक नेता, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। 2017 के चुनाव में 2 नई चुनौतियां, उनमें से बड़ी चुनौती कौन सी होगी, असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? देखिए, जो पहला नाम आपने लिया वो ऐसे भी बिरयानी के शौकीन हैं, बिरयानी के देश के हैं, और मशवरा यही है अच्छी बिरयानी बनवाएं और खाएं, खिलाएं नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुलाबी क्रांति का मामला ज़्यादा संगीन हो जाएगा। बिरयानी अगर यहाँ आएगी तो वहीं रखें अपनी बिरयानी। अच्छा, केजरीवाल साहब को जब चुनाव आएगा तो खांसी का इलाज कराने चले जाएंगे, तो उनसे भी हमें कोई शिकवा नहीं है। दोनों में से बड़ी चुनौती कौन सी हो सकती है? सब दोनों भले लोग हैं, कोई गलत काम थोड़ा ही करेंगे कि कोई ऐसी घटिया बात करेंगे। भले आदमी हैं आप? नहीं, बिल्कुल भले। मेरे पास भैंस ऐसी घटिया बात करेंगे आप? नहीं, मेरे पास भैंस नहीं है कि भैंस गुम हो जाए तो एसपी जाकर भैंस को तलाश करे। मेरे पास भैंस नहीं है, ना मैं मंत्री हूं उस डिस्ट्रिक्ट का जिसमें 50,000 लोग उखड़ गए, ना मैं उस डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज मिनिस्टर हूं जहां पर 90 लोग मारे गए, ना ही मैं किसी एक मासूम 14 साल बच्ची की जो रेप हुआ उस पर उसको पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कहूंगा। ये फर्क है, इसको महसूस कर रही है आवाम। तो ये बिल्कुल सही है, बहुत बड़े हैं सर, ये आसमान है, मैं जमीन हूं। तो उनकी जो सलाह है उनको आप मानेंगे कि नहीं कि आप हैदराबाद में बिरयानी खाइए, यहाँ सर, कहाँ जा रहे हैं? अब देखिए ना कि वो अपनी ही पार्टी को खिला दें जो खिलाना चाह रहे हैं, रोज खिला रहे हैं, वो अच्छा स्टेटमेंट देते हैं। अखिलेश को तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, अखिलेश दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। इतने चाचा हैं इन लोगों के इनके कि भाई एक एक चाचा एक एक राग में रोज गाते हैं, तो बहुत अच्छा है, सुनते रहे उनको। आपने शुरुआत में बात कही थी कि सिद्धांत 70% और राजनीति 30%। अभी जो आपने लंबी तकरीर की जिस तरीके से, उसमें राजनीति आपकी 80% दिख रही है, सिद्धांत कहीं 20% दिख रहा होगा। सर देखिए, सिद्धांत जो है ये बड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है। आपके लिए सिद्धांत हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता है, तो कोई इस पर बहस कभी करा लीजिए तो ज़रूर होगा। मगर मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ के खिलाफ अगर लड़ता हूँ तो मैं फ़ौरन कम्युनल हो जाता हूँ, और बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूँ तो एंटी नेशनल हो जाता हूँ। तो ये 2 चक्की के पार्ट में ये लोग पीसना चाह रहे मुझे, मैं पीसने वाला नहीं हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि आप मेरी नेशनलिज्म को, मेरे सेकुलरिज्म के कमिटमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि दलितों ने ऊना को नहीं भूला और चीफ मिनिस्टर को छोड़ना पड़ा, सिखों ने 84 को नहीं भूला। क्या कांग्रेस पार्टी जो 84 के राइट्स में लीडर को भिजा सकती पंजाब को, कमलनाथ को भिजाए तो बवाल हो गया। ये हमको सीखना है, मुसलमानों को याद रखना है, याद दिलाना है, चाहे वो हाशिमपुरा हो, चाहे वो लिटरेसी रेट्स हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के हो, चाहे वो रिजर्वेशन के वादे की जो पूरा नहीं किया गया, ये याद दिलाना ज़रूरी है। और जब हम याद दिलाते हैं तो आप इल्ज़ाम लगाते हैं राजनीति कर रहे, वो कहते हैं कि देखो ये वोट काट रहा है। यही तल्ख बातें करना ज़रूरी है पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए। सर ये मैं कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं हूँ कि किसी के सामने जाकर गाना गाऊं और वो बोले कि वाह वाह क्या गाए हैं, वो बहुत हो गया। अब 70 साल से जो लोग गा रहे थे उनसे सुनिए आप, अब तल्ख गुफ्तगू सुनने का वक्त आया, हकीकत सुनना पड़ेगा। आप ऑर्केस्ट्रा तो आप वैसे भी नहीं बन सकते, आप तो अकेले नाचते हैं सब जगह। नहीं सर, नचाते हैं हम, लोग नाचते हैं हमारे सामने और हमारी बात पे बहुत तकलीफ होती है। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आपके हैदराबाद में ही आ जाइए, वहाँ पर 1200 स्कूल थे, वो घटकर अब 300 स्कूल हो गए हैं। आप वक्फ की ज़मीन देख लीजिए, वक्फ में बोर्ड में आपके पार्टी के लोगों की भरमार है। 81,000 एकड़ वक्फ की ज़मीन पर इंक्रोचमेंट है। लोग कहते हैं कि आप ही के लोग नाम बदल बदल के उसमें घुसते हैं, वक्फ की ज़मीन बेचते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को दूर क्यों नहीं करते, तब आपकी बात में और वज़न आएगा, आपके पास काम आएगा कि देखिए मैंने ये काम किया है। आपका जो रिसर्च टीम है उन्होंने आपके ये नहीं बता पाए कि तेलंगाना में 70 रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले गए माइनॉरिटीज़ के लिए, 28 हैदराबाद में खोले गए, जिसमें पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक फ्री में तालीम दी जा रही है। आप क्या इस बात को मना कर रहे हैं कि पिछले 70 सालों में स्कूलों की जो संख्या है उर्दू स्कूलों की वो घटी है, 1/3 से भी कम हुई है? बिल्कुल कम हुई है।
बिल्कुल सही आपकी बात, मैं मानता हूँ ये हुआ है। और इसीलिए गवर्नमेंट तेलंगाना में केसीआर की गवर्नमेंट जो रेजिडेंशियल स्कूल्स खोल रही थी, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट किए कि सर ज़्यादा यहाँ पर खोलिए, और ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स है स्कूल्स में। एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ, उसी में से मेरा सवाल निकलता है कि नज़र उनकी ज़बां उनकी, मैं किसको मोहतबर जानूँ, नज़र कुछ और कहती है ज़बां कुछ और कहती है। नज़र तो आपकी बड़ी उम्दा है, आपने कुछ तखमीना अभी तक लगाया कि आपकी ज़ुबान की वजह से कुछ फ़ायदा हुआ आपकी सियासत में, या नुकसान हुआ, या फिर ये मज़हब पे आधारित सियासत ऐसे ही चलती रहेगी? सर, इतनी नाइंसाफ़ियों को आप रोज़ देखते हैं, जो लोग इख्तदार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो सर ये ज़बान अगर मेरी कड़वी है तो ज़िम्मेदार ये लोग हैं। और आपकी नज़र एक शेयर कर रहा हूँ कि सितमगर तुझसे उम्मीद वफ़ा होगी, सितमगर तुझसे उम्मीद वफ़ा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहाँ तक है। बहुत माकूल शेर आपने कहा। मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर अपना कैनवस आप ब्रॉड करें तो आपको नहीं लगता है कि आपका जिस हक की लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह लड़ी जा सकती है? बिल्कुल सही है सर, ज़िंदगी में हर इंसान को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ब्रॉड कैनवस को ब्रॉड करने की ज़रूरत है। मैं इस बात को मानता हूं कि मुझे और अपने आप को इम्प्रूव करना है, मैं कोशिश कर रहा हूं, यकीनन पूरी कोशिश करूंगा अपने आप को और अच्छा करने के लिए। मेरा कहना है यूपी के सिलसिले में यहाँ आपने काम क्या किया है, क्यों आपको लोग वोट देंगे? क्या सिर्फ इसलिए कि आपने यहाँ अच्छी तकरीर की है पार्लियामेंट में? महाराष्ट्र में हमारा 2 MLAs जीते, औरंगाबाद में जाकर देख लीजिए कि जो वफ़ की जायदाद के जिक्र कर रहे थे दिबांग साहब, जो 25 साल से वफ़ की जायदाद पर कब्जा था वो 8 महीने के अंदर खाली हो गई। उत्तर प्रदेश में हम जाएंगे और जो काम ये लोग नहीं किए, ये हम देखिए, कोई आसमान से तारे तोड़कर लाना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको आपको राइट्स मिले उन राइट्स को हासिल करना है, और वो राइट्स उस वक्त मिलते जब आप जाकर जमहूरी तरीके से इलेक्शन लड़कर असेंबली में पूछेंगे, लड़ेंगे। 1955 में वक्त की ज़मीन देखी गई कितनी है, अब देखी गई 81,000 एकड़, उसमें पाया गया कि वो उन पर इंक्रोचमेंट है। क्यों नहीं आप इसके पीछे लगकर इसको साफ करते? मुश्किल क्या है इसमें? सर देखिए, जो वक्फ का एक्ट है उसमें और हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में फ़र्क ये है कि अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा होता है तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास समरी एविक्शन पावर्स हैं, जो इंक्रोचमेंट होता है उसको फौरन निकाल सकते हैं। वो पावर वक्फ बोर्ड में नहीं है। टेनेंसी एक्ट वो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को मिलता है, वक्फ बोर्ड को नहीं दिया जाता। तो हम ये चाह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में तरमीम लाई जाए और समरी एविक्शन पावर्स सेंट्रल वक्फ एक्ट में दिए जाएं। वो जब होगा बहुत हद तक ये करप्शन और इंक्रोचमेंट खत्म होगा। दूसरी बात, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर उनको वक्फ ट्राइब्यूनल बनाना है, ट्राइब्यूनल नहीं बनाते। ट्राइब्यूनल बना भी दिए तो जजेस वहां पर नहीं है। क्या आवश्यक है कि आप अपनी भाषा में हाफिज सईद की ही भाषा लाएं? मुस्लिम नेतृत्व में अपने आप को मुसलमानों के बीच में नेतृत्व के रूप में अपने आप को खड़ा करने के लिए कोई ज़रूरी है कि हाफिज सईद की भाषा लाएं? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर मैं हाफिज सईद की ज़बान में बात कर रहा हूं तो आप मुझ पर केस चलाइए। सुनिए सर, मुझे जवाब दीजिए। 31 मई 2014 की जो आपने जो हैदराबाद में आपकी भाषा थी, किस बार में? कुत्तों को लेकर के, ये कुत्ते हैं, ये इनके पूरा इनके वंश कुत्ते हैं, इनके पूरा ये कुत्ते हैं। सर कुत्तों की बात, कुत्ते के बच्चे, तो जिन्होंने कुत्ते के बच्चे कहे वो भी हाफिज सईद ज़बान क्यों नहीं बोलते? आप मुझे ही कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सर जमीन आसमान का फर्क है असदुद्दीन ओवैसी और हाफिज सईद में। मैं हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क देखता हूं और सेकुलर मुल्क बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। हाफिज सईद इंसानियत का दुश्मन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी आप उनसे मिलाइए मत मुझे प्लीज़। और अगर मैं हाफिज सईद हूं तो फिर आपको जाना चाहिए कोर्ट को कि भाई ये एक आदमी है जो हाफिज सईद की ज़बान में बोल रहा है, तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए ना। असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अटूट भरोसा करता है। असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई हिंदुस्तान से नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई हिंदुओं से नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी किसी मजहब से नहीं है। मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूं जो मुझे अपने मुल्क ने मुझे दिया है। हाफिज सईद के अलग मामला है। एक मदरसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें देवबंद है, नदवा है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया। आप मुसलमानों के लिए कौन से स्कूल ऑफ थॉट को रिकमेंड करते हैं? मेरा मानना यह है कि इस्लाम इन तमाम नॉलेज को ये नहीं कहता कि तुम ये हासिल करो छोड़ो। इस्लाम कहता है कि सब नॉलेज हासिल करो और हम किसी को छोड़ नहीं सकते।
तो ज़रूर ये रिलीजन सीखने के लिए आपको मदरसों से रिलीजन सीखना पड़ेगा। ज़िंदगी में और तरक्की करने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए ज़रूरी है कि अलीगढ़ बोलिए या इंग्लिश मीडियम बोलिए या फिर मेडिसिन या लॉयर बनना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कश्मीर के हालत बहुत नाजुक हैं, क्या कुछ अपना रोल देखते हैं आप वहाँ पे, कुछ मदद कर सकते हैं हालात को सुधारने में या कुछ बातचीत में? मौजूदा हालात में मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पीडीपी बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ पर इतना बड़ा एलिनेशन हो गया कि मिलिटेंट के नमाज जनाजा में 2-2 लाख लोग आते हैं और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर नमाज जनाजा में 6000 लोग आते हैं। तो ये एलिनेशन जिम्मेदार ये लोग हैं। इनका एजेंडा ऑफ गवर्नेंस जो है उसमें लिखा है सेपरेटिस्ट से बात करेंगे, आसपा निकालेंगे, नहीं करते आप। पैलेट गन्स हैं सर, 160 बच्चे अगर नाबीना हो गए आपके स्टेट में तो बताइए क्या होगा। वो जिंदगी भर जिस जगह पर रहेगा उसको याद दिलाता रहेगा, देखो मैं किसी गोली से अंधा हो गया। बच्चों को कश्मीर के जम्मू श्रीनगर की गलियों में कौन ला करके खड़ा करता है? कोई तो कोई है जो उकसावे के आधार पर वहां पर मोबिलाइज कर रहा है। तो क्या अगर आपकी बात सच है, मैं मान लेता हूं, चलिए हुकूमत करने वाले क्या कर रहे हैं? मीठा खा रहे हैं वहां पर, वाजवान खा रहे हैं क्या? कहाँ है गवर्नेंस? आप गवर्नेंस नहीं कर पाते और हम देखते कि ये क्यों हो रहा है। अरे भाई आप तो कॉज है उस चीज का, एलिनेशन का, उस पर तवज्जो लेने की जरूरत है। ये बताइए कि मैंने आपके पिताजी से भी बात की, उनकी जो बोली है और आपकी जो बोली है, आप बोलते हैं कि आप कड़वा बोलते हैं, आप घर में भी कड़वा बोलते हैं, सब तौबा तौबा करते रहते हैं आपसे। सर घर में तो आवाज नहीं होती, मैं चूं चूं का मुरब्बा बन जाता हूं घर में। इसीलिए आप बाहर इस तरह की हरकतें करते हैं। घर में तो सब चीज, घर में तो नहीं सर, घर में जो सरकार की हुकूमत चलती है घर में हमारे। ये दौर रैपिड फायर, 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, हर सवाल के 2 ऑप्शन और 1 ऑप्शन पास का। 5 में से आप 3 जवाब देंगे तो ये गिफ्ट आपके लिए है एबीपी न्यूज की तरफ से। ये बड़ा खतरनाक है आपका रैपिड फायर। चलें जी। देश का ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, दाऊद इब्राहिम या हाफिज सईद? दोनों हैं सर। ज्यादा बड़ा कौन है? नहीं, दोनों हैं सर। दहशतगर्दी खुद खतरा है मुल्क के लिए, कोई उसमें आप 10% दहशतगर्दी खुद एक खतरा है, डेंजर है मुल्क के लिए। ये पास हो गया। छोड़ नहीं रहा हूं मैं, आप समझ रहे हैं मगर मैं तो कह रहा हूं ये बात, दोनों हैं। चलिए 4 सवाल रह गए, 3 जवाब देंगे तो ये गिफ्ट आपका है। जी सर। इन 2 में से अगर आपको रोकने की अपील करनी हो तो ज्यादा अपील आप किसके लिए करेंगे? गौ मांस पर जो हिंसा हो रही है उसको रोकने की अपील, या गाय को काटकर जो खाया जाता है उसको रोकने के लिए अपील? गाय के नाम पर जो लोगों को मारा जा रहा है मैं उसको कंडेम करूंगा। चलिए 1 जवाब आपने दे दिया। कौन सा आरोप आपको ज्यादा चुभता है? आप देश विरोधी हैं या आप बीजेपी की मदद करते हैं? अब सर मुसीबत इतनी पड़ी कि आसान हो गई पूरी। देश द्रोही का जो आरोप है वो ज़्यादा तकलीफदेह है। ये दूसरा तो पॉलिटिकल एलिगेशन है। तो अच्छा कर रहे हैं, आपने 3 में से 2 जवाब दे दिए, 1 जवाब और देना है, 2 सवाल और हैं। वो डब्बा लेकर जाना है सर। उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार को ज्यादा रोकेंगे, बीजेपी की सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार? बीजेपी की सरकार। क्योंकि समाजवादी तो डूब चुकी है। तो 5 जवाब आपने। नहीं, बीजेपी की सरकार। मैं सवाल आपने पूछा, मैं पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं आपको। आपकी नजर में देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए ज्यादा खतरा कौन है, जाकिर नाइक जैसे लोग या योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी लोग? पंडित नेहरू ने एक बात कही थी कि इस मुल्क को मेजॉरिटेरियन कम्युनिज्म से ज़्यादा खतरा है। तो मैं पंडित नेहरू की बात पर यकीन करते हुए कहूँगा कि आदित्यनाथ से मुल्क को खतरा है। पिछली बार आपने 5 में से कोई जवाब नहीं दिया था, इस बार इंप्रूवमेंट है ना सर। देखिए यही 4 तो जवाब दे दिए। आप बार बार बुलाते रहिए, इंप्रूवमेंट होता रहेगा। प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।